में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज पवन द्वारा बनी हुई स्थलाकृति पर आज हम चर्चा करेंगे। यह भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। पवन स्थलाकृति, इसको एक और नाम दिया गया मरुस्थलीय स्थलाकृति। तीसरा है वाताज स्थलाकृति। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं पवन स्थलाकृति या पवन द्वारा बनी हुई स्थलाकृति, मरुस्थलीय स्थलाकृति और वातज स्थलाकृति। इसको अंग्रेजी में हम विंड टोपोग्राफी कहते हैं, एरिड या डिजर्ट लैंडफॉर्म्स कहते हैं, और तीसरा जो है एओलियन टोपोग्राफी। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या बीपीएससी और यूपीएससी में पीटी और मेंस दोनों में है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज इसकी हम विस्तार में चर्चा कर रहे हैं। इसको पवन स्थलाकृति के रूप में भी पूछा जा सकता है, मरुस्थलीय स्थलाकृति के रूप में भी पूछा जा सकता है, वातज स्थलाकृति के रूप में पूछा जा सकता है। इसको डायरेक्ट अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है, विंड टोपोग्राफी। जो पवन का अंग्रेजी में विंड होता है, विंड टोपोग्राफी। मरुस्थलीय को डिजर्ट लैंडफॉर्म्स और वातज स्थलाकृति एओलियन टोपोग्राफी। एओलियन नाम जो है प्राचीन यूनानी देवता एओलुस पर आधारित है। एओलुस पर आधारित है जो पवन के देवता थे। यह ग्रीक जो देवता थे एओलुस, उन्हीं के आधार पर जो पवन के देवता थे उन्हीं के नाम पर एओलियन टोपोग्राफी रखा गया है। तो यह तीनों नाम से एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह जो स्थलाकृति है, चाहे आपको हिमनद स्थलाकृति हो या चाहे नदी स्थलाकृति हो, कास्ट स्थलाकृति हो, चाहे अन्य स्थलाकृति हो, उसमें दो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, दो स्थलाकृति बनते हैं। एक अपर्दन के द्वारा जो बनती है स्थलाकृति, और दूसरा जो है डिपोजिशन के द्वारा जो बनती है उसको वो स्थलाकृति। तो अपर्दन के द्वारा जो बनी हुई स्थलाकृति है उसमें अपर्दन इरोजन का काम होता है, और डिपोजिशनल में जो कटाव किए गए रहते हैं जो मटेरियल्स, उसको कहीं न कहीं डिपोजिट होता है, कहीं न कहीं उसका जमाव होता है। तो उसको हम निक्षेपात्मक स्थलाकृति कहते हैं, जमाव स्थलाकृति कहते हैं, या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, अपर्दनात्मक कार्य क्या होता है और अपर्दनात्मक स्थलाकृति कैसे निर्माण होता है, और कितने तरह के अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं, विशेष करके आपको विंड टोपोग्राफी में मीन्स पवन द्वारा बनी हुई स्थलाकृति का। तो पवन द्वारा बनी हुई स्थलाकृति में सबसे पहला है अपर्दनात्मक कार्य क्या क्या हो सकता है। अपर्दनात्मक कार्य में क्या होता है कि पवन किसी भी डिजर्ट में, रेगिस्तान में पवन बड़ी तेजी से बहते हैं और 24 घंटा वह पवन चलती रहती है, बड़ी तेजी से चलती है, कहीं रुकावट नहीं होता है, क्योंकि कहीं जंगल नहीं है, इसलिए उसका रुकावट नहीं रहता, कहीं बिल्डिंग्स नहीं रहते हैं, और केवल रेगिस्तान रहते हैं। तो उसमें पवन हर हमेशा चलती रहती है, बड़ी वेग से चलती रहती है, और जिसके कारण कई तरह के आपको अपर्दन कार्य होते हैं। तो पहला अपर्दनात्मक कार्य जो होता है वह अपवाहन कहलाता है, दूसरा जो है अपघर्षण कहलाता है, तीसरा सन्निघर्षण कहता है। अपवाहन में क्या होता है, जब रेगिस्तान में पवन जब एक जगह से दूसरे जगह तेजी से चलती है, तो उसके साथ जहां कहीं भी झाड़ी वगैरह मिल जाता है, छोटे छोटे झाड़ी रहते हैं, कटीले झाड़ी छोटे मोटे, वहां से क्या होता है कि उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वहां से क्या होता है कि बालू के कण जो एक दूसरे से बहुत लूजली जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ढीले रूप से एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, जिसके चलते हवा वहां से
क्या होता है कि बहुत सारे बालू के कण को उठा करके दूसरे जगह डिपॉजिट कर देते हैं। तो जहां से उठाव होता है, जहां से अपरदन का कार्य होता है, और उसको हम लोग कहते हैं अपवाहन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको डिफ्लेशन कहते हैं। लैटिन शब्द डिफ्लेयर से यह बना है। मीन्स उड़ाना। मीन्स उड़ाना का मतलब है कि बालू के कण एक जगह से जो हटाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, उसी को यह डिफ्लेशन कहते हैं। और यह डिफ्लेयर शब्द से बना है। और यह उदाहरण भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र के कतरा गर्त बहुत फेमस है। यह उदाहरण पूछा भी जाता है। और इसको स्कूपिंग एक्शन भी कहते हैं। जैसे थाली होता है, यह अपवाहन से क्या होता है, थाली नुमा संरचना बन जाता है। और उसमें चम्मच से जो हम निकालते हैं कोई भी सामान, तो बालू के कण जो चम्मच से निकालते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्कूपिंग एक्शन। तो इस अपवाहन एक्शन को हम लोग स्कूपिंग एक्शन के रूप में भी जानते हैं। अब हम आते हैं अपघर्षण। अपघर्षण मीन्स जो भी रेगिस्तान में बड़े बड़े शिला रहते हैं, बीच बीच में पड़े हुए रहते हैं, उस शिला पर 24 घंटे पवन के द्वारा बालू के कण उस पर टकराते रहते हैं और चारों दिशाओं से टकराते रहते हैं और 24 घंटे लगातार टकराते हैं। क्योंकि पवन के साथ, हवा के साथ बालू के महीन कण भी रहते हैं और उसके छोटे मोटे जो कठोर कण भी रहते हैं, महीन कण भी रहते हैं। तो वह जो कठोर या महीन कण जो होते हैं वह पत्थर पर टकराते रहते हैं, चट्टान पर टकराते रहते हैं, जिससे घर्षण होता है। और उस घर्षण को हम अपघर्षण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एब्रेशन कहते हैं और उसको एक और नाम है कोरिशन कहते हैं। तो यह जो है चट्टान के ऊपर बालू के कणों के द्वारा लगातार जो अपघर्षण का काम होता है, उस अप मीन्स ऊपर, घर्षण मीन्स घर्षण, लगातार जो घर्षण का काम होता है उसको हम अपघर्षण कहते हैं। और तीसरा है शनि घर्षण। शनि घर्षण जो है मीन्स जब हवा पवन के साथ बहुत सारे बालू के कण, जो बड़े बड़े कण होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि इसका कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जिगजैग फॉर्म में होता है, जैसे तैसे बालू के कण एक दूसरे में टकराते रहते हैं। तो बड़े बालू के कण आपस में टूटते रहते हैं। टकराने से टूटते हैं और टूटने से क्या होता है कि वह जो होता है किसी भी एंगल से टूटते हैं, जिससे वह नुकीला हो जाता है और उसकी वेधन क्षमता, मारक क्षमता और भी तेज हो जाती है और वह पत्थर पर, चट्टान पर टकराने पर उसमें अपघर्षण और भी ज्यादा होता है। तो शनि घर्षण में होता है आपस में बड़े जो पत्थर के कण है, बालू के कण है, जो टकराते हैं, जिससे टूटने की प्रक्रिया को शनि घर्षण कहते हैं। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको मुख्य परीक्षा देनी है तो उसमें ये तीनों एजेंट का नाम आपको लिखना पड़ेगा कि किसके द्वारा कौन स्थलाकृति का निर्माण हुआ। एक चित्र बना देना है, उदाहरण है तो उदाहरण दे दीजिए और बस इतना ही से आपको पूर्ण नंबर आ जाएंगे। तो यह जो है तीनों एक्शन को आपको देना पड़ेगा। ये तीन एक्शन अगर आप नहीं देते हैं तो यू आर मिसिंग ए लॉट। आप बहुत बड़ी आप चीजों को छोड़ रहे हैं, नंबर आपको कम मिलेगा। तो ये तीन चीजें पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यह टर्म पूछता है अपवाहन क्या है, अपघर्षण क्या है, शनि घर्षण क्या है, और इससे जो बनते हैं स्थलाकृति और उस पर हम अब विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरे में है ये अपवाहन का स्कूपिंग एक्शन भी पीटी में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यह तीन जो एजेंट हैं जो अपरदनात्मक कार्य करते हैं, इस तीनों को हम से जो स्थलाकृति बनते हैं उसमें है, एक है वात गर्त। वात गर्त को ब्लो आउट्स कहते हैं। दूसरा है अपवाहन गर्त, डिफ्लेशन हॉलोज कहते हैं। तीसरा है इंसेल वर्ग कहलाता है, जिसको गुंबद नुमा टीला कहते हैं हम लोग। छत्रक शिला है, मशरूम रॉक कहा जाता है। भूस्तंभ है, डेमोसेल्स
और हुड्स कहलाता है, ज्यूजेन है, उसके बाद यारदांग है, ड्राइकेंटर है, और आपको इसके बाद से जो है और भी इसके कई भाग हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम आ रहे हैं वातगर्त। वातगर्त में क्या होता है कि आप देख रहे हैं, यह संरचना को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस संरचना को ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको डिफ्लेशन एक्शन, अपवाहन, यहाँ एकदम है, अपवाहन के द्वारा बालू के कण को उठा करके दूर फेंक दिया जाता है, और इसमें एडीज भंवर का काम करता है। यहाँ से पवन, इधर से पवन आई और पवन ऐसे मुड़ी और यहाँ से बालू के कण उड़ा करके वह ऊपर में ले गई, तो ऊपर में पवन प्रवाह के कारण वह यह जो है बालू के कण दूर लिए जाते हैं, पवन अपने साथ लिए जाते हैं। यहाँ से पवन यहाँ मुड़ी और मुड़ने के बाद यह फिर ऊपर की उठे, जो ही ऊपर उठेगा तो पवन के वेग इसको लेकर के दूर ले जाएगी, तो यह गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को हम लोग वातगर्त कहते हैं, वातगर्त कहते हैं। और इस वातगर्त को इसका बेस्ट एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग राज्य में बिग हॉलो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह पीटी में पूछा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग राज्य में बिग होलो को ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद हम आपको, ये पवन की दिशा यही है, यह पवन की दिशा है। यहाँ पवन भंवर का निर्माण करता है और यह नीचे की ओर जाता है, और यह ऊपर में जो ही यह बालू के कण को उठा करके ऊपर ले जाएगा, पवन के वेग के साथ वह जो बालू के कण है दूर लिए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गर्त होता है, जिसको वातगर्त कहते हैं। मैं अब आ रहा हूं अपवाहन गर्त। अपवाहन गर्त में जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिफ्लेशन होलो कहते हैं, यह जो है मरुद्यान का निर्माण करता है, ओएसिस का निर्माण करता है। मिस्र का जो फ्यूम गर्त है, जो समुद्र तल से 40 मीटर नीचा है, यह बेस्ट एग्जाम्पल है। यह पूछता भी है फ्यूम गर्त। फ्यूम गर्त जो है मिस्र का है, ये पूछे जाते हैं। और अपवाहन से कौन सी का निर्माण होता है, तो मरुद्यान का, ओएसिस का निर्माण होता है। अब ओएसिस क्या है, मरुद्यान का निर्माण कैसे होता है, इसकी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कठोर चट्टान है, यहाँ अपवाहन गर्त बने। अपवाहन गर्त बनने से क्या होता है कि जल का स्तर जो होता है यह नीचे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे यह क्या होता है कि इस जो गर्त है इसमें पानी रहते हैं, जो ओएसिस का निर्माण करता है। मरुस्थल में बीच बीच में भी ओएसिस आता है, और यहाँ पर कुछ तार खजूर के पेड़ रहते हैं। तो यह जो है पानी का लेवल, क्योंकि बालू के कण हट जाने से पानी का लेवल के नजदीक आ जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आपको अपवाहन गर्त, जिसको ओएसिस कहा जाता है। इसमें पानी कहा जाता है, यहाँ पर तार वगैरह सबके पेड़ उग जाते हैं। और भौम जल स्तर जो है, जो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये डॉट 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 जो दिया हुआ है लाइन, यह भौम जल स्तर है, भूमि का जल स्तर है। स्वाभाविक है, वातगर्त करने से भौम जल स्तर के नजदीक आ जाता है, जिससे यह इसमें जल सालों भर बना हुआ रहता है। तो यह जो है ओएसिस का निर्माण करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किस अपर्दनात्मक स्थलाकृति, विंड स्थलाकृति में मरुद्यान ओएसिस का निर्माण होता है, तो आप लिखेंगे अपवाहन गर्त में, डिफ्लेशन होल्स में। मैं नेक्स्ट अब आ रहा हूं इंसेलवर। इंसेलवर को गुंबद नुमा टीला कहा जाता है। यह एकदम आप देख रहे हैं गुंबद नुमा, शिवलिंग की तरह या गुंबद नुमा बनता है। इसमें क्या होता है, चारों चट्टान जो रहता है, सो इस तरह से ये चट्टान मान लीजिए है, चारों तरफ से हवा जो है, चारों तरफ से हवा यहाँ पर प्रभाव करती है, चारों तरफ से। डिजर्ट में यही है कि चारों तरफ से हवा का प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे या रगड़ करने से, अपघर्षण होने से यह गुंबद नुमा स्थलाकृति का निर्माण करता है। वह गुंबद नुमा स्थलाकृति या टीला का निर्माण करता है, उसको इंसेलवर कहते हैं। और यह जो है इसको बोन हार्ट, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है,
स्टील इन सिल्वर को बोनहार्ट भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोनहार्ट विद्वान ने इसके निर्माण की प्रक्रिया को बहुत सरल तरीके से पता लगाया था, इसीलिए इसको बोनहार्ट भी कहा जाता है। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इन सिल्वर को बोनहार्ट कहा जाता है। और इसको जो है एक और नाम दिया गया है, क्योंकि पीटी में इस तरह के टर्मिनोलॉजी को खूब पूछा जाता है, तो इसको जो है द्वीप दृश्य कहा जाता है, जो कालाहारी में पाया जाता है। कालाहारी जो रेगिस्तान है जो अफ्रीका में पाया जाता है, और उसी कालाहारी में द्वीप दृश्य, द्वीप की तरह दृश्य का निर्माण करता है, उसको ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण, वेस्ट उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया की उलुरु अर्थात आयर्स चट्टान, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इन सेलवर्ग को हम लोग बोनहार्ट कहते हैं, और यह जो है गुंबद नुमा स्थलाकृति होता है, क्योंकि रॉक के चारों तरफ से जब हवा बहती है तो अपघर्षण होता है, तो गुंबद नुमा इस तरह की संरचना, ये चट्टान जो था वह अब इस तरह के चट्टान का निर्माण करती है, गुंबद नुमा चट्टान का निर्माण करती है, जिसको इंसेलबर्ग कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं छत्रक शिला, जो छाते की तरह, मशरूम रॉक की तरह दिखलाई पड़ता है। इसको सहारा में, सहारा रेगिस्तान में अरबी भाषा में इसको गाड़ा कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं पीटी में, इसको ध्यान में रखेंगे। गाड़ा, छत्रक शिला को गाड़ा कहा जाता है अरबी भाषा में, लेकिन सहारा के अन्य स्थलों में इसको हमारा कहा जाता है, हमारा कहा जाता है। जर्मनी में इसको पिट्जफेल्सन कहा जाता है, और इसका हमारे देश में जोधपुर के निकट ग्रेनाइट का बना हुआ छत्रक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न क्योंकि भारत के कंटेक्स्ट में है, इसलिए यूपीएससी में या अन्य पीसीएस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। असल में क्या होता है कि रेगिस्तान के क्षेत्रों में 6 फीट पर जो पवन का वेग है तीव्र होता है, और उसके ऊपर धीरे धीरे विरल होते जाता है। तो 6 फीट से नीचे या के आसपास, 6 फीट के आसपास पवन का वेग ज्यादा रहता है, उसमें बालू के कण या अन्य महीन कण एजेंट्स रहते हैं, जो अपघर्षण का एजेंट्स कहलाते हैं, और वह क्या करता है चट्टान को, ये भी चट्टान जो है इस तरह से बड़े चट्टान ये थे, और इस बड़े चट्टान को इस पर 6 फीट पर जो इस पर बहुत ज्यादा अपघर्षण दोनों तरफ से होने से यह छाता का नुमा हो गया, और इस देख रहे हैं धीरे 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 ये बड़े होते जा रहे हैं। मीन्स 6 फीट से इसका विंड की जो तीव्रता है कम होती जाती है, इसलिए यह छाते के नुमा हो जाता है, इसलिए इसको छत्रक शिला कहा जाता है। या मानव सिर जैसा हो जाता है, मिस्र के स्फिंक्स के समान भी इसको इसकी संरचना होती है, इसलिए ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। मिस्र के स्फिंक्स के समान या मानव सिर की तरह दिखाई पड़ता है, या जो है इसको हम लोग कहते हैं छत्रक शिला कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भूस्तंभ। भूस्तंभ में क्या होता है कि मुलायम चट्टान, देखिए यहां से ये ध्यान आप रखिए कि ये मुलायम चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, ऊपर में हार्ड रॉक है, कठोर चट्टान है और हेवी है। तो यह हेवी माने भारी और कठोरता के कारण इस मुलायम चट्टान का अपरदन नहीं हो पाया। इसके जो यहाँ भी आप देख रहे हैं कठोर चट्टान है, और ये कठोर चट्टान और भारी है, कठोर चट्टान है, तो इसके जस्ट नीचे जो है मुलायम चट्टान कट नहीं पाया है, अपरदन नहीं हो पाया है, इरोजन नहीं हो पाया, इसका भी सेम स्थिति है। लेकिन इसके अगल बगल या इसके अगल बगल के जो मुलायम चट्टान थे उड़ा दिए गए, क्योंकि वह विंड के द्वारा कटाव करा दिए गए, जिसको हम अपघर्षण कहते हैं। यहाँ भी अपघर्षण का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो है वह जो है मुलायम होते हुए भी, मुलायम चट्टान होते, मैंने लिख दिया मुलायम चट्टान,
यहाँ पर ये तीनों ऊपर में कठोर चट्टान, तो कठोर चट्टान जो ऊपर में रहने के कारण, इसके टॉप पर, माथे पर कठोर चट्टान रहने के कारण यह क्या हो जाता है कि इसका आपको मुलायम चट्टान का बचाव हो जाता है, जिससे यह भू स्तंभ, एक स्तंभ की तरह दिखाई पड़ता है, पिलर की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है भू स्तंभ। इसको अंग्रेजी में डेमोसल्स कहते हैं, और एक और नाम है हुड्स। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, पीटी में या जो टर्मिनोलॉजी है विशेष करके पूछे जाते हैं, इसको जो है ध्यान रखना है। अब हम आते हैं ज़्यूज़ेन। ज़्यूज़ेन जो है, ज़्यूज़ेन में आपको मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूं, यह संरचना पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये कठोर चट्टान है, ये ब्लैक वाला जो दिखाई पड़ रहा है कठोर है, बीच में मुलायम है। अब इसमें क्या होता है कि रेगिस्तान के क्षेत्रों में वहां पर क्या होता है, दिन में काफी गर्मी रहती है और रात में ठंडक हो जाती है, और यहाँ पर वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कभी कभी दिन में वर्षा हो जाने से क्या होता है, चट्टान गर्म रहते हैं और उस पर पानी के पड़ते हैं तो क्रैक हो जाते हैं। तो क्रैक हो जाने पर क्या होता है कि यह जो कठोर चट्टान उसमें क्रैक हुआ, और उसमें पानी क्या हुआ कि दिन में या शाम के समय पानी उसमें जाकर के घुस गए, इंटर कर गए, और वह जो है ठंड में क्या, रात में क्या हो जाता है, वह जम जाता है। आप जान ही रहे हैं, बर्फ का आयतन बड़ा होता है, जिसके चलते यह क्या होता है, क्रैक करता है क्रैक करता है, जिसके चलते यह क्या होता है कि कोमल चट्टानों को ज्यादा अपर्दन करता है, और यह उसका दूसरा स्टेप्स है, यह और भी दावात नुमा बना देता है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर कम थे, यहाँ पर कोमल चट्टान के कारण, यहाँ कोमल चट्टान के कारण इसमें आपको क्या होता है कि ज्यादा स्पेस का कटाव होता है, जिसके चलते यह जो है संरचना जो है ज़्यूज़ेन कहलाता है। इस तरह से दावात नुमा संरचना को हम लोग ज़्यूज़ेन कहते हैं। इसमें जो कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान, ये मुलायम चट्टान है, ये कलरफुल जो है मुलायम चट्टान है, मैं यहाँ पर इंगित कर दिया। ये ऊपर में कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, यहाँ भी ये कठोर चट्टान है, ये भी कठोर चट्टान है, बीच वाला मुलायम चट्टान। तो मुलायम चट्टान का अपर्दन अधिक होता है, और इसमें जो है एक बात ध्यान देने योग्य है, वह क्षैतिज स्तर में कठोर या मुलायम चट्टान का क्षैतिज स्तर में वितरण होता है। जस्ट उसके उल्टा आगे हम बढ़ते हैं, यारदांग में बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कठोर और मुलायम चट्टान वर्टिकली अरेंज होता है, मीन्स लंबवत स्तर में या अरेंज होते हैं। पवन की दिशा ये है, पवन इधर की ओर बढ़ रही है, ये जो है सो कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है। बीच वाला जो है कोमल चट्टान, इसको क्या है अपर्दन ज्यादा हुआ, जिससे क्या हुआ कि एक नाली नुमा संरचना हो जाता है। जैसे आलू का खेत आप देखे होंगे, जैसे मक्का के खेत देखे होंगे कि आरी नुमा हो जाता है, ठीक है ना, वह यह जो वर्टिकली होता है, इसीलिए इसको हम यारदंग कहते हैं। या तो आप ज़्यूज़ेन यारदंग में लंबवत संरचना होती है, मीन्स कठोर और कठोर चट्टान, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान या लंबवत रूप में होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यह जो होता है ज़्यूज़ेन में होता है क्षैतिज होता है, यहाँ पर कठोर हुआ, फिर कोमल हुआ, फिर कठोर हुआ, एक कठोर हुआ, कोमल हुआ, फिर कठोर हुआ। तो यह क्षैतिज अवस्था में होता है, या ध्यान देने योग्य है, ज़्यूज़ेन जो है क्षैतिज अवस्था में कठोर मुलायम चट्टान का होता है, और इसमें वर्टिकल होता है, मीन्स लंबवत होता है। यही बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये किसी भी तरह के प्रश्न बन जाएंगे, और मुख्य परीक्षा में भी आप दे सकते हैं, और पीटी में यही अंतर करके पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये दावात नुमा संरचना करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मैं फिर आ रहा हूं आपको, यह ज़्यूज़ेन यारदांग का हो गया,
ये ड्राइकेंटर है, जिसको चित्री कोटिका भी कहते हैं, ड्राइकेंटर या वायु घृष्टाभ भी कहते हैं, वेंटिफैक्ट्स भी कहते हैं, तीपहल भी शिलाएं कहते हैं। इसका कई नाम है। इसकी जो है एक स्तर जो होता है, इसको 3 डायमेंशनली तो हम पिक्चर बना नहीं सकता है। एक या जो रहता है वह धरती पर रहता है, त्रिकोणीय होते हैं, इसका 3 कोण में रहते हैं। तो यह जो होता है, इसीलिए इसको तीपहल कहा जाता है, तीपहल शिलाएं कहा जाता है। जो या जो है इसका निर्माण बहुत सारे रेगिस्तान में होते हैं। तो इस तरह से यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक और हम आपको बता दे रहे हैं, जालीदार शिला। इसमें क्या होता है, मिक्सअप होता है, मीन्स यह कठोर सब है, ये कठोर चट्टान है, बीच बीच में कोमल चट्टान। ये अपर्दन, बार बार अपर्दन होने से यह क्या होता है, कोमल चट्टान जो है का अपर्दन हो जाता है, जिसमें वह जाली नुमा हो जाता है, विंड क्रॉस करने लगता है, एक चट्टान के आगे से पीछे से क्रॉस करने लगता है। यह कोमल चट्टान का भाग अपर्दित हो गया है और कठोर चट्टान बन जाता है। पवन की दिशाएं देख रहे हैं आप, इधर से बह रही है, इसको हम जालक भी कहते हैं, जालीदार शिला भी कहते हैं, पाषाण जालक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है जालीदार शिला है, ठीक है। तो इसके बाद मैं और भी इसका है, जैसे आपको पुल तथा खिड़की है, पवन वातायन का था, बेशा और बूटी है, जिसका हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है, इसके बारे में बताएंगे। मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी सारी चीजों को आप जरूर ध्यान से सुने और शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इस सब का जो नोट्स है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको डाल दे रहे हैं। इन सारी चीजों को, प्रश्नों को भी हम डाल रहे हैं। और इसका जो है आप लोगों की मैगजीन की तैयारी के लिए, करंट तैयारी के लिए